ये औरत एक रेलवे स्टेशन के बाहर मिलती है बैग में, और 8 साल बाद ये केस पता है कैसे सॉल्व हुआ। तो फरवरी 2011 में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक ट्रैवलिंग बैग पड़ा हुआ था। अब घंटों तक उस बैग को कोई लेने नहीं आया, तो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वहां पर पहुंचती है, बैग को खोलती है तो उस बैग के अंदर एक लड़की की बॉडी थी। इस लड़की के पेट पर पीकॉक का टैटू बना हुआ था और नेवल रिंग भी पहनी हुई थी। अब पुलिस ने आसपास पूछताछ शुरू कर दी कि किसी ने भी उस बंदे को देखा जिसने ये बैग यहाँ पर रखा था, पर किसी ने भी कुछ नहीं देखा था और पुलिस के कैमरा फुटेज देखने पर भी कुछ नहीं मिला उन्हें। अब पुलिस इस लड़की की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर देती है और न्यूज चैनल वालों को भी दे देती है कि शायद इसकी फैमिली का पता चल सके, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं पता चला। तो बाद में पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है। अब एक दिन पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है, करतार सिंह, जो बताता है कि जिस लड़की की फोटो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है वो उसकी बेटी नीतू है, और जो पीकॉक का टैटू उसके पेट के पास दिख रहा है उसकी बेटी ने सिंगापुर जाने से पहले बनवाया था। अब पुलिस इनसे पूछती है कि जब इतने दिन से तुम्हारी बेटी तुम्हारे कॉन्टेक्ट में नहीं थी तो तुमने ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी। तो उन्होंने कहा कि बेटी काम में बिजी रहती थी, हमें लगता था जब उसे टाइम मिलेगा तो कॉन्टेक्ट कर लेगी, लेकिन जब अचानक से उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की फोटोज देखी तो वो कंफ्यूज हो गए कि हमारी बेटी तो सिंगापुर में है। और जब लास्ट टाइम उनकी बात उनकी बेटी से वीडियो कॉल पर हुई थी तब भी वो सिंगापुर में थी, लेकिन उसके सर पर एक चोट लगी हुई थी जो पेरेंट्स के पूछने पर उसने बताया था कि वो स्टेयर से गिर गई थी और लग गई थी। अब नीतू के पापा ये भी बताते कि 2010 से वो अपनी बेटी से नहीं मिले हैं, बस फोन और वीडियो कॉल पर ही बात हुई है। पुलिस जब नीतू की बैकग्राउंड हिस्ट्री निकालती है तो पता चलता है ये 29 साल की थी, नजफगढ़ में रहती थी और लॉ की पढ़ाई के साथ साथ ही कॉल सेंटर में भी काम कर रही थी। अब जब पुलिस नीतू के कुछ पुराने दोस्तों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि साल 2009 में नीतू को एक पब में देखा था राजू गहलोत नाम के लड़के के साथ। अब राजू गहलोत दिल्ली के नवाडा में रहता था और एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता था। बाकी एयर इंडिया में ये एज अ क्रू मेंबर काम कर रहा था। अब नीतू राजू से फर्स्ट टाइम एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिलती है जहां से इनकी दोस्ती चालू हो जाती है, लेकिन ज्यादा दिन तक इनकी दोस्ती चल नहीं पाती क्योंकि प्यार हो जाता है। अब इनका अफेयर इतना ज्यादा बढ़ गया कि राजू पूरा टाइम नीतू के पीछे ही पड़ा रहता। इसने जॉब पर जाना छोड़ दिया था, कंपनी के नोटिस आते थे उनका रिप्लाई नहीं देता था, इसे बस नीतू के साथ रहना था। अबे तो काम धंधा तो करना पड़ता है ना भाई। खैर अब इन दोनों को पता था कि इनके पेरेंट्स इस शादी के लिए रेडी नहीं होंगे, तो नीतू ने अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया कि उसको सिंगापुर की एक इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब मिल गई है। नीतू के घर वाले तो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बेटी पहली बार बाहर जाके काम करने वाली थी। नीतू ने अपना बैग पैक करा, घर वालों ने भी खुशी खुशी जाने दिया क्योंकि बेटी के फ्यूचर का सवाल था, सेट हो जाएगा बाहर जाके। तो अब घर से निकलने के बाद नीतू राजू से मिलती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम दिल्ली से बाहर रहेंगे, क्योंकि इन्हें डर लगता था कि अगर ये दिल्ली में रहे तो घर वाले इन्हें देख न ले, फिर तो बवाल खड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद दोनों कभी मुंबई, गोवा, बेंगलोर जैसी सिटी में रहने लगे, पर इस बीच नीतू ने अपने पेरेंट्स से बात करना बंद नहीं करा, उनसे मस्त वीडियो कॉल पे बात करती रहती थी। उनको लगता था ये सिंगापुर में है। अब जब स्टार्टिंग में दोनों ने साथ रहना शुरू करा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन राजू के पास कोई फिक्स जॉब तो थी नहीं और अलग अलग सिटी में रहने की वजह से इनकी सारी सेविंग भी खत्म हो रही थी। और जैसे जैसे सेविंग खत्म होने लगी इन पे फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता चला गया और इसी की वजह से झगड़े भी होने लग गए। लड़के की तो अच्छी खासी जॉब थी, पता नहीं क्यों छोड़ दी। अब राजू को स्ट्रेस में ना बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की आदत थी और कभी कभी तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था और छोटी छोटी बातों पे नीतू से मारपीट करने लग जाता था। लेकिन राजू नीतू को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गया था कि नीतू उसका ये कंट्रोलिंग बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और एक इंटरव्यू में तो नीतू के पापा ने यह भी बताया था कि उन्होंने बहुत बार वीडियो कॉल में नीतू को चोट लगे हुए देखी थी, पर जब भी उससे पूछते वो झूठ बोल देती। अब ये सब जानने के बाद पुलिस को यह पता था कि राजू अपनी फैमिली से जरूर कांटेक्ट करेगा क्योंकि वो अकेला बिना किसी की हेल्प के भाग नहीं सकता। तो इस वजह से पुलिस ने उसके सारे क्लोज रिलेटिव के कॉल डिटेल्स निकाले और उसी कॉल डिटेल से पता चलता है कि राजू ने नागलोई एरिया में रहने वाले अपने कजन ब्रदर नवीन को कॉल किया था। इसके बाद पुलिस नवीन का नंबर ट्रैकिंग पर डालती है और उसकी लोकेशन निकालती है। अब नवीन गुड़गांव में एक आइस फैक्ट्री का बिजनेस करता था और पुलिस ने उसे वहीं से कस्टडी में ले लिया। पूछताछ के टाइम पहले तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता राजू कहाँ है, लेकिन फिर पुलिस ने उसको बताया कि 11 फरवरी को हमारे पास प्रूफ है उसने तुम्हें कांटेक्ट किया था। तो फिर नवीन ने बताया कि उस दिन सुबह 5 बजे उसका मेरे पास कॉल आया था क्योंकि उसे मेरी स्कॉडा कार चाहिए थी। और नवीन ने यह भी बताया कि पैसे की प्रॉब्लम के चक्कर में नीतू और राजू अब दिल्ली में आकर रहने लगे थे। कुछ दिनों से नीतू और राजू के बीच में पैसों को लेकर झगड़े हो रहे थे और नीतू उस पर उसकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने का प्रेशर दे रही थी। और ये झगड़ा इतना बढ़ गया था कि नीतू गुस्से में राजू के सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जला देती है ताकि इसे आगे कहीं जॉब ही ना मिल पाए, जिसकी वजह से राजू को कहीं जॉब ही नहीं मिल पा रही थी। अब 11 फरवरी 2011 की रात को नीतू ने राजू की बहन को कॉल किया और प्रॉपर्टी को लेकर उसे बहुत सुनाया और उससे गाली गलौज करी। अब जब ये बात राजू को पता चली कि नीतू ने उसकी बहन को कॉल करके सुनाया तो उसका गुस्सा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया और गुस्से में राजू किचन से चाकू लाया और उस पर अटैक कर दिया और वो नहीं बच पाई। अब ये सब सुनकर नवीन इतना डर गया था कि उसने अपनी कार देने से मना कर दिया राजू को, लेकिन फिर उसके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसने उसको 10,000 रुपए दे दिए ताकि वो भाग सके। अब नवीन ने यह भी कन्फेस करा कि नीतू को ऊपर पहुंचाने के बाद राजू उसके घर पर आकर 10 दिन रहा था और फिर यहाँ से कहीं भाग कर गया है। इसके बाद पुलिस ने राजू को छुपा कर रखने के जुर्म में नवीन को जेल में डाल दिया। अब इसके बाद पुलिस राजू को ढूंढने की ना बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला और नवीन भी बेल पर बाहर आ गया। और फिर 6 साल बीत गए थे, पुलिस राजू को ढूंढ ही नहीं पाई, लेकिन राजू अपनी पूरी आइडेंटिटी फेक बनाकर रोहन दैया बनकर रह रहा था गुड़गांव में। ये एक प्राइवेट कंपनी में काम भी करने लग गया था और एक पीजी में रह रहा था और इतने सालों में इसने कभी भी अपनी फैमिली और रिलेटिव से कोई कांटेक्ट नहीं किया। इवन पकड़े जाने के डर से ये स्मार्टफोन भी
भी यूज नहीं करता था, कीपैड वाला फोन चलाता था। इसके पीछे क्या लॉजिक था मुझे नहीं पता। खैर अब जून 2017 में एक दिन राजू के पेट में ना बहुत गंदा दर्द हो रहा था। अब ये दर्द इतना ज्यादा हो गया कि इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इसने अपने कंपनी के दोस्तों को कॉल करके बुलाया। दोस्तों ने इसे तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। जब कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म हो गया तो उन्होंने अपनी तरफ से 1.5 लाख रुपए लगा दिए ट्रीटमेंट में। लेकिन 2 साल के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने राजू से बोला कि तुम्हारे बचने के चांसेस अब बहुत कम है। तो ये डर और गिल्ट में आकर हॉस्पिटल के बेड पर ही अपने दोस्तों को अपनी रियल आइडेंटिटी बताता है, और इसके बाद ही राजू अपनी फैमिली से कांटेक्ट करता है, और राजू के रिलेटिव्स के थ्रू ये बात पुलिस को पता चल जाती है। फिर 26 जून 2019 पुलिस और फैमिली वाले जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे इसे देखने के लिए, तब तक ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से ऊपर जा चुका था। पर नीतू के पापा ने इंटरव्यू में बोला कि वो राजू की डेथ से बिल्कुल खुश नहीं है, वो चाहते थे कि ये जिंदा पकड़ा जाए। और पुलिस पे इल्जाम लगाया कि इन्होंने राजू की हेल्प करी 8 साल तक छुपे रहने के लिए, क्योंकि वो अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। राजू के चाचा दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे, जिसकी वजह से पकड़ा नहीं गया। खैर असली स्टोरी और असली मैटर तो भगवान ही जानता है। तो ये कपल अपने लेविश घर में बंधे हुए मिलते हैं। घर की सारी चीजें भी चोरी हो चुकी थी, लेकिन ये केस चोरी का नहीं था। तो 26 और 28 साल के मोनिका एंड सुखवीर चंडीला फरीदाबाद के गांव में रहते थे। अब 2013 में इन दोनों की शादी हुई थी, और शादी के बाद से ये लोग रेंट पर रह रहे थे। लेकिन मोनिका चाहती थी इनका भी अपना घर हो, जहां पर ये अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सके। और धीरे धीरे सुखवीर अपने बिजनेस में अच्छे पैसे कमाने भी लगा। इसके बाद इन्होंने 2018 में सबसे पहले 2 बिल्डिंग का लेविश घर बनवाया, गाड़ी ली और एक अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पा रहे थे। अब पिछले 2 साल से ये लोग यहीं पर रह रहे थे, और यहाँ से मोनिका का माइका भी बहुत पास था। मोनिका के भाइयों का दूध का बिजनेस था, जहां पर ये लोग आसपास के एरिया में दूध सप्लाई करते थे। और मोनिका का छोटा भाई मनीष एक दूध की डेयरी इनके घर के पास ही चलाता था। अब मोनिका डेली अपने भाई की डेयरी से दूध लेती थी, लेकिन 11 अगस्त 2020 की शाम वो दूध लेने आई ही नहीं। तो मोनिका के भाई ने सोचा कि वो घर जाते टाइम दूध देके चला जाएगा। तो वो रात को उसके घर गया और बेल बजाया, तो किसी ने गेट नहीं खोला। अब मनीष ने नोटिस करा कि घर की तो सारी लाइट बंद हो रखी है, और जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मनीष ने रियलाइज करा कि गेट भी खुला ही हुआ है। ये घर के अंदर स्टेयर से ऊपर गया तो इसने नोटिस करा कि यहाँ तो खून पड़ा हुआ है, और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, अलमारियां खुली हुई थी। और जब ये अंदर कमरे में गया तो इसने देखा इसकी बहन मोनिका और जीजू सुखवीर को बांध रखा था और मुंह में कपड़ा ठूस रखा था, और उनकी बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। अब ये देखकर तो मनीष भागते हुए घर से बाहर गया, पड़ोसियों की आवाज लगाई, पड़ोसी भी वहां पर इकट्ठा हो गए। वो भी ये सब देखकर शॉक थे कि इतना सब कुछ हो गया, उन्हें शोर तक नहीं आया। फिर मनीष ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। एक तो क्राइम सीन पर ना पहले पुलिस को ही बुलाना चाहिए, क्योंकि आसपास के लोग क्या एविडेंस बेकार करते पता नहीं चलता। खैर अब पुलिस तुरंत मोनिका के घर पे पहुंच गई, और फोरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट सब कुछ कलेक्ट किए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, और घर चेक करने पर भाई मोनिका की ज्वेलरी गायब थी, फोन, लैपटॉप सब कुछ गायब था। अब पुलिस मोनिका के घर के आसपास की ना कैमरा फुटेज चेक करती है, तो इन्हें घर से 4 बंदे निकलते हुए दिखते हैं, जो फटाफट बाइक पर बैठे और वहां से निकल लिए। अब पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि इनके फेस के ना बहुत पास आकर इन्हें गोली मारी गई है। अब पुलिस को लग रहा था ये सीधा सिंपल चोरी का केस है, क्योंकि चोरों ने बड़ी प्लानिंग के साथ चोरी करी थी, क्योंकि घर में जो कैमरे लगे हुए थे उनकी भी हार्ड डिस्क चोरी करके ले गए थे। अब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में बाइक का नंबर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मनीष को बुला के ना वो फुटेज दिखाई गई कि शायद ये किसी को पहचान ले। अब घर से निकलने पर उन चारों बंदों का फेस कवर था, लेकिन एक बंदे के अपीयरेंस और चाल ढाल से मनीष ने कहा कि ये तो विष्णु लग रहा है। अब विष्णु मोनिका की भाभी का भाई था, रिश्ता याद रखना, कंफ्यूज मत होना। फोरेंसिक टीम से भी ये पता चला कि घर में कोई फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई थी, क्योंकि गेट और विंडो सही सलामत थे। तो पुलिस सब कंफर्म हो गई कि कोई जान पहचान का ही बंदा था, और विक्टिम ने खुद ही दरवाजा खोला होगा जाके। पर पुलिस बिना किसी प्रूफ के ना विष्णु को अरेस्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने मोनिका और सुखवीर के फोन का ना सबसे पहले डंप डेटा निकाला, लेकिन उससे भी कुछ नहीं पता चला। तो पुलिस ने मोनिका के मायके के लोगों की कॉल हिस्ट्री निकाली। तब पता चलता है कि रक्षाबंधन के बाद से मोनिका के बड़े भाई ब्रह्मजीत और उनके साले विष्णु के बीच में ना बहुत सारे कॉल हो रहे थे, और ये दोनों आपस में घंटों बात कर रहे थे। और मर्डर के टाइम पर विष्णु की लोकेशन भी मोनिका के घर के आसपास ही दिखा रही थी। इसके बाद तो पुलिस ने सोचा कि अब और क्या सबूत चाहिए, उठा लेते विष्णु को, और उसको अरेस्ट करके सीधा पुलिस स्टेशन लाया गया पूछताछ के लिए। और इसने कन्फेस कर दिया कि इसने ही मर्डर करा है, और वो भी मेरठ के 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ मिलकर, सोनू, यतीन और कुलदीप। फिर इसने बताया कि ये सब इसने मोनिका के बड़े भाई ब्रह्मजीत के कहने पर किया था। ये सुनकर तो पुलिस शॉक्ड रह गई कि एक भाई अपनी बहन और जीजा को क्यों मरवाएगा। तो पिछले 2 साल से सुखवीर और मोनिका इस घर में रह रहे थे, और जब से ये लोग यहाँ रहने लगे थे तब से सुखवीर अपने ससुराल में ना बहुत आना जाना करने लगा था। मोनिका के 2 भाई थे, बड़ा भाई ब्रह्मजीत और छोटा भाई मनीष, दोनों ही मैरिड थे, और दोनों उसी घर में अलग अलग रहते थे। लेकिन सुखवीर की अपने दोनों सालों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, तो ये उनके घर में काफी ज्यादा आता जाता रहता था, और इसे ब्रह्मजीत की वाइफ लग गई सुंदर, और उसके तरफ हो गया ये अट्रैक्ट। हे भगवान, ये शादीशुदा आदमियों को क्या होता जा रहा है। अब ये उससे बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता था, और ब्रह्मजीत जब भी घर से बाहर होता था ना, ये पहुंच जाता था उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे ब्रह्मजीत की वाइफ भी सुखवीर को पसंद करने लगी, और इनका अफेयर स्टार्ट हो गया। हे भगवान, ये शादीशुदा औरतों को भी क्या होता जा रहा है। अब सुखवीर बहुत ज्यादा ही ब्रह्मजीत के घर पर आना जाना करने लगा, क्योंकि वो काम से घर से बाहर रहता था, और इसी का फायदा उठाकर उसे जैसे ही पता चलता था कि ब्रह्मजीत काम से बाहर गया, ये घर पर पहुंच जाता था उसकी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने। लेकिन जब भी ये दोनों साथ में होते थे ना, सुखवीर ब्रह्मजीत की वाइफ की फोटोज और वीडियोस बना लेता था। अब स्टार्टिंग में सब कुछ बढ़िया था, दोनों इस अफेयर से खुश थे, लेकिन फिर ब्रह्मजीत की वाइफ को रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ, और अगर इस बारे में पति को पता चला तो वो और उसका बच्चा
दोनों दूर हो जाएंगे। इसके बाद से ये सुखवीर से दूर रहने लगी, लेकिन सुखवीर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि ऐसे कैसे कर सकती है। तो सुखवीर उसे फोर्स और ब्लैकमेल करने लगा कि अगर मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाओगी तो मैं ये फोटोज और वीडियोस तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। अब उसने फोटोज और वीडियो डिलीट करने के लिए ना सुखवीर से बहुत कहा, लेकिन सुखवीर नहीं माना और उसे टॉर्चर करता रहा। लेकिन फिर मोनिका को सुखवीर और अपनी भाभी के बारे में पता चल गया। तो पहले तो उसने अपनी भाभी को फोन करके बहुत सुनाया, बहुत बेइज्जती करी। फिर इन दोनों के बीच में भाभी को लेकर बहुत झगड़ा होने लगा। और दूसरी तरफ ब्रह्मजीत की वाइफ बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी और वो डर से बता भी नहीं सकती थी ब्रह्मजीत को। लेकिन अब आता है 3 अगस्त 2020 का रक्षाबंधन। विष्णु अपनी बहन के घर आया था राखी बंधवाने और वो अपनी बहन को परेशान देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ। अब पहले तो वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन फिर अचानक से जोर जोर से रोने लगी। तो विष्णु ये देखकर और परेशान हो गया। लेकिन विष्णु के बार बार पूछने पर उसने बता ही दिया कि उसका और सुखवीर का अफेयर था और अब वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। ये बात सुनकर तो विष्णु पागल हो गया और उसने सारी बात जाकर अपने जीजा ब्रह्मजीत को बता दी। इसके बाद तो ब्रह्मजीत का भी खून खोलने लगा और उसने सोचा कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे रेपुटेशन भी खराब ना हो घर की और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। अब विष्णु और ब्रह्मजीत ने यहीं से सुखवीर को मारने का प्लान बनाया और कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। अब 11 अगस्त को प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग सुखवीर के घर पहुंच जाते हैं और उस टाइम मोनिका और सुखवीर घर में बिल्कुल अकेले थे। विष्णु ने गेट पर नॉक करा तो सुखवीर ने खोल दिया, क्योंकि वो तो जानते ही था विष्णु को। उसे लगा विष्णु घूमने आया और पीछे से 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आ गए। अब अंदर आने के बाद सुखवीर ने मोनिका को चाय बनाने के लिए बोल दिया। मोनिका चाय बनाने चली गई तो शूटर पीछे से आकर सुखवीर को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। अब जैसे ही मोनिका चाय लेकर आई तो वो सुखवीर को गन पॉइंट पर देखकर चिल्लाने लगी। तो फिर 2 बंदों ने इनका मुंह बंद करा और इन्हें रस्सी से बांध दिया। फिर सुखवीर और मोनिका का मोबाइल, लैपटॉप, गहने सब कुछ ले लिया और इन पर गोली चला के फिर वहां से निकल लिए। बाद में तो सबके सब अरेस्ट हो ही गए, मिल गई सजा। ये दोनों जिस बैंक में काम करते थे उसी से 30 मिलियन पाउंड चोरी कर लिए, लेकिन पुलिस को असली मास्टरमाइंड आज तक नहीं मिला। तो 19 दिसंबर 2004 की रात हो रही थी। ये बंदा केविन अपनी वाइफ के साथ मस्त रात में टीवी देख रहा था। तभी इसके गेट पर नॉक होती है, ये देखने जाता है तो वहां पर 2 पुलिस वाले खड़े थे। अब एक पुलिस वाला केविन से बोलता है कि उसके एक रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, उसे साथ में चलना पड़ेगा उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। ये सुनकर केविन तो डर जाता है कि कौन सा रिश्तेदार निकल लिया। अब वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है एक पुलिस वाला उसे गन पॉइंट पर रख लेता है और दूसरा पुलिस वाला घर में घुसता है और उसकी वाइफ को भी गन पॉइंट पर रख लेता है। अब एक तीसरा आदमी एंटर करता है और केविन को धमकी देता है कि हम जैसा बोलेंगे ना वैसे ही करना पड़ेगा, वरना तेरी बीवी का खोपड़ा खोल देंगे। फिर ये लोग केविन की वाइफ को बाहर खड़ी एक वैन में बिठाते हैं और कहीं भेज देते हैं और केविन को भी ब्लाइंडफोल्ड करके किसी दूसरी कार में बिठा दिया जाता है। अब ये किडनैपर्स केविन के घर की सफाई भी करते हैं ताकि कोई फिंगरप्रिंट न रह जाए। अब सेम टाइम केविन के घर से 20 किलोमीटर दूर एक बंदा क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड और माँ बाप के साथ एक फुटबॉल मैच देख रहा था। क्रिस के घर की भी घंटी बजती है, ये दरवाजा खोलता है। अब दरवाजे पे खड़ा बंदा बोलता है कि उसे सेल्टिक्स के बारे में कुछ बात करनी है। सेल्टिक एक फुटबॉल क्लब है, जिन्हें नहीं पता वैसे एक बास्केटबॉल क्लब भी है। और क्रिस सेल्टिक फैन ग्रुप का ना एडमिन था और कभी कभी ये टिकट भी देता था, इसीलिए इसके घर पर दूसरे सेल्टिक फैन आते जाते रहते थे। अब क्रिस ने उस बंदे को घर पर इनवाइट करा, लेकिन उसके साथ साथ 2 बंदे और घर में घुसाए। फिर सेम केविन की तरह इन्होंने क्रिस की फैमिली को भी बांधा, ब्लाइंडफोल्ड किया और गन पॉइंट पर ले लिया। क्रिस को भी वही सेम धमकी दी गई कि हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी फैमिली का सर खोल देंगे। अब क्रिस और केविन को गाड़ी में बिठाया और एक किचन जैसी जगह में बांध के रख दिया। अब ये दोनों इसलिए किडनैप हुए थे क्योंकि ये नॉर्थन बैंक के एम्प्लॉइज थे। अब ये दोनों इसलिए किडनैप हुए थे क्योंकि ये नॉर्थन बैंक के एम्प्लॉइज थे। क्रिस कैशियर था और केविन मैनेजर, और किडनैपर्स को बैंक लूटने के लिए दोनों की जरूरत थी। अब ये जो किडनैपिंग हुई थी ना, इसे नॉर्दर्न आइलैंड में टाइगर किडनैपिंग कहते हैं, जहां एक क्राइम को करने के लिए दूसरे क्राइम की मदद लेनी पड़े। जैसे किसी को किडनैप करना, फिर उसके दोस्त या रिश्तेदार को मजबूर करके उनसे कोई और क्राइम करवाना, और आयरलैंड में ये रेयर नहीं था। इसी वजह से नॉर्दर्न बैंक ने कुछ महीने पहले ही अपने सिस्टम में चेंजेस करे थे। जहां उन्होंने अपने डिपॉजिट वॉल्ट में एक डुअल कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करवाया था। इस फीचर में अगर किसी को वॉल्ट खोलना है तो 2 बंदे लगेंगे जिनके पास पासवर्ड होंगे अलग अलग, और हर दिन पासवर्ड भी चेंज होते थे और आदमी भी चेंज होते थे खोलने वाले वॉल्ट को। अब जिस दिन किडनैपर्स को बैंक लूटना था उस दिन ड्यूटी थी क्रिस और केविन की। अब क्रिस और केविन किचन में बंधे हुए थे, तभी एक बंदा आता है और उन्हें एक फोन देता है जिसके पीछे उनके इनिशियल लिखे हुए थे KNC। उन फोन्स में बस एक ही नंबर सेव था। केविन और क्रिस नोटिस करते हैं कि गैंग के सभी मेंबर आपस में सिग्नल में बात कर रहे हैं और बोलने वाला उनका बस एक गैंग लीडर है जिसके हाथ में चाकू था, और वो कोई मौका नहीं छोड़ रहा था केविन और क्रिस को धमकाने का। अब गैंग लीडर अपना प्लान केविन और क्रिस को समझाना शुरू करता है। उसने दोनों को बोला कि आज भी तुम्हें वैसे ही बैंक जाना जैसे डेली जाते हो। बैंक में जाकर वॉल्ट खोलना और किडनैपर्स के दिए गए बैग में 1 मिलियन पाउंड रखकर एक बस स्टॉप के पास छोड़ देना। बस स्टॉप पर रखने के बाद तुम दोबारा बैंक आना और सिक्योरिटी अलार्म बजा देना, और इस पूरे कार्यक्रम को करते हुए दोनों को अपने फोन ऑन रखने हैं। अब किडनैपर्स को ना बैंक के बारे में सब कुछ पता था, एक एक एम्प्लॉय की डिटेल, सिक्योरिटी, टाइमिंग, इन एंड आउट सब जानते थे ये लोग। अब अगले दिन अपनी शिफ्ट के हिसाब से केविन और क्रिस बैंक पहुंच जाते हैं। इनको देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि बेचारे किडनैप हो रखे हैं। अब क्रिस
की जिस दिन वॉल्ट खोलने की ड्यूटी नहीं होती थी ना, वो कैशियर का काम करता था, जिस वजह से उसके हाथ से रोज मिलियन पाउंड्स की लेनी देनी होती थी। अब क्योंकि 5 दिन में क्रिसमस था तो बहुत ज्यादा लोग बैंक आ रहे थे पैसे जमा करवाने निकलवाने, मतलब और भी ज्यादा कैश फ्लो। अब केविन तो अपने कैबिन में बैठकर वेट करने लगा कि चोरी तो भाई शाम को 5 बजे करनी है, मगर उससे पहले केविन और क्रिस को किडनैपर्स को 3 बार कॉल करना था कंफर्मेशन के लिए। फिर जैसे ही शाम के 4:30 बजते हैं, केविन बाकी स्टाफ से कहता है कि मुझे कुछ बैलेंस में ना गड़बड़ी लग रही है, तुम लोग घर चले जाओ, मैं और क्रिस बैंक में रहकर कैश चेक कर लेंगे। और अब बैंक में क्रिस और केविन के अलावा बस 2 और सिक्योरिटी गार्ड थे। तभी 5 बजते हैं, दोनों अंडरग्राउंड वॉल्ट में जाते हैं और पासवर्ड लगा के खोलते हैं। वहां ग्रीन मेटल बॉक्सेस के अंदर नए पाउंड्स के नोट रखे हुए थे जो सील बनते। लेकिन गैंग लीडर ने इनसे कहा था कि जितने भी मेटल बॉक्सेस है ना, उसमें से मेटल की सील हटा के प्लास्टिक की लगा देना। अब ये क्यों कहा था आगे पता चलेगा, मजा आएगा। अब केविन को ना एक ब्लाइंड स्पॉट पता था जहां पर सीसीटीवी की रेंज नहीं पहुंचती, तो इन्होंने उसी ब्लाइंड स्पॉट में जाकर बैग में 1 मिलियन पाउंड भरे 50 और 100 पाउंड के नोट थे। फिर क्रिस ने बैग उठाया, फटाफट बैंक से निकला और बस स्टॉप पर जाकर बैग रख दिया। इसने किडनैपर्स के दिए गए फोन से फोन मिलाया, एक कार आई फटाफट और बैग लेकर चली गई। अब क्रिस और केविन को लगा हमारा काम खत्म हो गया, हमारी फैमिली बच गई, हुर्रे। लेकिन उतने में दोबारा गैंग लीडर का फोन आता और वो बोलता है कि दोबारा वॉल्ट में जाओ और सारे पैसे निकाल कर ले आओ। क्रिस और केविन का तो दिमाग खराब हो गया कि ये प्लान तो बताया ही नहीं था। तो अब आता है रियल प्लान, जहां चोरों ने सोचा था कि इस बैंक की बैक एंट्रेंस में अपनी वैन खड़ी करेंगे और उन सभी मेटल बॉक्सेस को वैन में डालेंगे और फिर निकल जाएंगे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी चेक की। अगर बिना सिक्योरिटी चेक के वो मेटल बॉक्सेस बाहर निकाल लिए जाते तो अलार्म बच जाता, और इसीलिए क्रिस और केविन से सभी मेटल बॉक्सेस की सील रिप्लेस करवा दी थी प्लास्टिक से, क्योंकि सिस्टम में मेटल सील का मतलब था पैसा और प्लास्टिक सील का कूड़ा। अब इन्होंने केविन से बोला कि हमें अपनी वैन गली में लानी है, क्लियरेंस चाहिए, तुम मैनेजर हो, तुम यूं कर लोगे काम। तो अब केविन जाता है बैंक के कंट्रोल रूम में और वहां बैठे सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है कि एक वैन आने वाली है, वेस्ट पेपर बॉक्सेस लेकर जाएगी, तो पीछे का दरवाजा खोल दो। अब सिक्योरिटी गार्ड को केविन पर कोई शक नहीं हुआ, उसने आराम से गेट खोल दिया। लेकिन एक प्रोटोकॉल था कि पीछे के दरवाजे से कुछ भी जाएगा तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पर खड़ा होगा। तो वो सिक्योरिटी गार्ड केविन और क्रिस के साथ ही चल दिया। और अब केविन और क्रिस दोबारा वॉल्ट में जाते हैं और 30 मेटल बॉक्सेस जिसमें 1-1 मिलियन पाउंड थे लेते हैं और ट्रॉली में भर देते हैं। फिर सिक्योरिटी कंट्रोल से होते हुए 27 सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर होते हैं ये लोग। फिर बैक एंट्रेंस पर पहुंचकर ये गैंग लीडर को फोन करते हैं कि पैसा रेडी है, आ जाओ। वैन आती है, उसमें सारे बॉक्सेस रख दिए जाते हैं। अब एक बंदा क्रिस को पॉली बैग देता है और बोलता है कि दोबारा वॉल्ट में जाओ और कुछ भाई डॉलर यूरोस पड़े हुए हैं ना खुले, उन्हें भी लेकर आ जाओ। क्रिस और केविन का तो यही रिएक्शन था कि हैं अब क्या भाई बैंक की एक ईंट भी ले जाओगे। लेकिन हर कॉल पर गैंग लीडर इनकी फैमिली को उड़ाने की धमकी दे रहा था, तो इन्होंने वही करा जो कहा गया था। बचे हुए यूरो और डॉलर्स भी उस पॉली बैग में डाल दिए। लेकिन वैन बॉक्सेस लेकर कहीं चली गई थी और आधे घंटे बाद दोबारा आती है। लेकिन इस बार केविन और क्रिस की बहुत ज्यादा फटीक पड़ी थी, क्योंकि बॉक्सेस नहीं थे, अब बैग था। सिक्योरिटी गार्ड को अगर शक हो गया तो इन्होंने जो ये पूरा मनी आइस ठेला है ना, सब फेल हो जाएगा। पर सबकी किस्मत बहुत अच्छी थी, गार्ड ने कुछ भी चेक नहीं किया। अब फाइनली ये लोग केविन और क्रिस को बोलते हैं कि जाओ सिमरन, जी लो अपनी जिंदगी। फिर दोनों ने फटाफट बैंक के अलार्म बजाए और केविन की गाड़ी में बैठकर निकल गए। दोनों की फैमिलीज को भी छोड़ दिया गया, जहां क्रिस की फैमिली तो उसके घर में ही बंद थी और केविन की वाइफ को किसी जंगल के कैबिन में बंद कर रखा था। अब केविन को जब रात 8:30 बजे उसकी वाइफ सेफ मिल गई तो वो खुद पुलिस में गया और सब कुछ बता दिया। इसके बाद पुलिस बहुत कोशिश करती है, महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलाती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब पुलिस डबलिन से 2 सस्पेक्ट को अरेस्ट करती है, जिसमें से एक के पास 1 लाख यूरो थे जो उसने वॉशिंग पाउडर में छुपा रखे थे, और दूसरा बंदा अपने बैक यार्ड में बैंक नोट जला रहा था। अब पुलिस को शक था कि कोई अंदर का बंदा मिला हुआ है, तो इन्होंने केविन को अरेस्ट कर लिया और वो 1 साल तक जेल में रहा। फिर पर उसके खिलाफ भी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिले तो उसे जाने दिया। फिर पुलिस ने क्रिस के घर की भी तलाशी ली, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। पुलिस ने 22 जगह रेड मारी, 13 लोगों को अरेस्ट करा, पर वो मास्टरमाइंड नहीं मिला इन्हें। देखो बढ़िया केस था भाइयों, कमेंट करे बिना तो मैं जाने दूंगा नहीं, तुम्हें कमेंट करो और शेयर भी कर दिया करो, मैं तुम्हारी फीड पर आता रहूंगा।